तो आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं उसने मतलब मेरे सोचने का तरीका ही बदल दिया है। द एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत। ये सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे एरिक जॉर्गनसन ने नवल के ट्वीट्स और इंटरव्यूज से तैयार किया है। बिल्कुल। और जो लोग नवल को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि वो मुश्किल आइडियाज को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाते हैं। हाँ। आज हमारा मिशन सिर्फ इन आइडियाज को दोहराना नहीं है बल्कि इनके पीछे का जो पूरा फ्रेमवर्क है उसे समझने की कोशिश करना है। एक तरह से एक नक्शा बनाना। हाँ, एक नक्शा बनाएंगे जो हमें नवल के मुताबिक दौलत और खुशी के खजाने तक ले जा सकता है। और किसी भी नक्शे में सबसे जरूरी होती है मंजिल। तो चलिए, पहला पड़ाव यही है कि ये खजाना यानी वेल्थ असल में है क्या। किताब का सबसे पहला और बड़ा आइडिया है दौलत की तलाश करो, पैसे या स्टेटस की नहीं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? तो इसका जो कोर आइडिया है ना, वो ये है कि पैसा और वेल्थ ये दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा। पैसा तो बस एक टूल है जिससे हम टाइम और वैल्यू एक्सचेंज करते हैं। आप 1 घंटा काम करती हैं, आपको पैसे मिलते हैं, सिंपल। ठीक है। लेकिन वेल्थ या दौलत वो चीज है जो आप सोते हुए भी कमाते हैं। ये आपके एसेट्स हैं, जैसे कोई बिजनेस, कोई सॉफ्टवेयर, कोई इन्वेस्टमेंट जो आपके लिए काम कर रहे हैं, भले ही आप एक्टिवली काम ना कर रही हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्जन जिसकी सैलरी करोड़ों में है, हाँ, वो शायद उतना वेल्दी नहीं है जितना कोई छोटा यूट्यूबर जिसके बनाए वीडियोस सालों तक देखे जाते हैं और कमाते रहते हैं। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है और यही इस किताब का आहा मोमेंट है। वो सर्जन अपना समय बेच रहा है, भले ही बहुत ऊंचे दाम पर। जिस दिन वो काम करना बंद कर देगा, पैसा आना बंद हो जाएगा। सही बात है। लेकिन उस यूट्यूबर ने एक ऐसा एसेट बना दिया है जो उसके लिए लगातार काम कर रहा है। असली आजादी पैसे से नहीं, वेल्थ से आती है। और स्टेटस? और स्टेटस वो तो एक जीरो सम गेम है। किसी को ऊपर जाने के लिए किसी को नीचे आना पड़ता है। नवल कहते हैं कि ये एक ऐसा गेम है जिसे जीतना भी बेवकूफ़ी है, इसलिए इसे खेलो ही मत। ठीक है, तो मंजिल साफ है, ऐसे एसेट्स बनाना जो हमारे लिए काम करें। लेकिन ये एसेट्स बनाए कैसे जाएं? किताब में कहा गया है कि समाज को वो चीज दो जो उसे चाहिए, लेकिन उसे अभी तक बनाना नहीं आता। एग्जैक्टली। इसका सार है कि आप समाज को कुछ ऐसा अनोखा दें जिसे बड़े पैमाने पर, मतलब स्केल पर फैलाया जा सके। स्रोटो में एक ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट बनाने वाले का उदाहरण है। अगर वो सिर्फ लोकल बाजार में अपना प्रोडक्ट बेचता है तो वो अपना समय बेच रहा है। लेकिन अगर वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाता है जहां वो अपने ज्ञान को वीडियो और आर्टिकल्स के जरिए साझा करता है, तो वो एक सिस्टम बना है। एक ऐसा सिस्टम जो उसके बिना भी काम करता रहे। हाँ, वो अपने स्पेसिफिक नॉलेज को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्केल कर रहा है। उसने एक ऐसा एसेट बना दिया है, उसका कंटेंट, उसकी कम्युनिटी, जो लगातार वैल्यू दे रहा है। यही दौलत बनाने का असली तरीका है, अपना समय बार बार बेचना नहीं। ये सुनने में तो कमाल लगता है, बट लेट्स बी रियल, हर किसी के पास एक जैसे मौके या रिसोर्सेज नहीं होते। क्या ये सलाह थोड़ा आइडियलिस्टिक नहीं है? ये मान लेना कि कोई भी ऐसा कर सकता है, ये तो आर्थिक और सामाजिक हकीकतों को नजरअंदाज करना हुआ। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हाँ है। अवसरों तक पहुंच वाकई में सबके लिए बराबर नहीं है और इस मॉडल को लागू करने में कई बाधाएं हैं। बिल्कुल। किताब इसका कोई आसान हल नहीं देती, लेकिन वो एक माइंडसेट जरूर देती है। वो ये नहीं कह रही कि ये आसान है, बल्कि ये कि दौलत बनाने का रास्ता यही है। तो ठीक है, मान लेते हैं कि लक्ष्य एक यूनिक सिस्टम बनाना है, लेकिन उसे बनाया किस चीज से जाए? यहीं पर शायद विशिष्ट ज्ञान या स्पेसिफिक नॉलेज का कॉन्सेप्ट आता है। ये क्या चीज है? विशिष्ट ज्ञान वो है जो आप मतलब किसी क्लासरूम में नहीं सीख सकते। ये आपकी पर्सनालिटी, आपके जुनून और आपके अनुभवों का एक अनूठा मिश्रण है। अच्छा। इसे सिखाया नहीं जा सकता, पर हाँ, सीखा जा सकता है। जैसे कुछ लोगों में सेल्स की कमाल की समझ होती है, किसी में डिजाइन की, कोई गेम थियरी बहुत अच्छे से समझता है। ये अक्सर वो चीज होती है जो बचपन में आपको खेल जैसी लगती थी, पर दूसरों को काम लगती थी। पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर मैं आज फैसला करूं कि मुझे एआई में विशिष्ट ज्ञान बनाना है, तो क्या मैं कोर्स करके या किताबें पढ़कर ऐसा नहीं कर सकती? ये पैदाइशी प्रतिभा से अलग कैसे है? बहुत अच्छा सवाल है। एआई की कोडिंग सीखना एक स्किल है जो कोई भी सीख सकता है। ओके। लेकिन एआई का इस्तेमाल करके इंसानी साइकोलॉजी को समझते हुए एक वायरल गेम बनाना, वो विशिष्ट ज्ञान है। अच्छा। वो आपकी एआई स्किल,
गेमिंग के लिए आपके जुनून और इंसानों को समझने की आपकी क्षमता का कॉम्बिनेशन है। इसे कोई और कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि वो कॉम्बिनेशन सिर्फ आपका है। और यहीं से वो कमाल की लाइन आती है, प्रामाणिकता के जरिए प्रतिस्पर्धा से बचो, एस्केप कंपटीशन थ्रू ऑथेंटिसिटी। हाँ, इसका मतलब जो आप असल में है वही बनकर आप कंपटीशन खत्म कर सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन नकल करने से पैदा होता है। जब सब एक ही चीज के पीछे भागते हैं तो होड़ मच जाती है। सही। लेकिन जब आप प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक होते हैं तो आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। कोई दूसरा आप नहीं बन सकता। संगीत का उदाहरण सोचिए। एक कॉर्पोरेट जॉब करने वाला जिसका जुनून संगीत है, वो अपनी इस यात्रा, अपने संघर्ष को ऑनलाइन साझा करता है। उसकी प्रामाणिकता ही उसे हजारों दूसरे संगीतकारों से अलग करती है। तो ये सिर्फ दौलत बनाने का तरीका नहीं है, बल्कि खुश रहने का भी है। बिल्कुल। क्योंकि जब आप किसी की नकल नहीं कर रहे तो आप ज्यादा सुकून में रहते हैं। आपको लगातार दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आपने दोनों थीम को जोड़ दिया। नवल के लिए वेल्थ और हैप्पीनेस अलग अलग नहीं है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रामाणिकता आपको दौलत भी देती है और मन की शांति भी। पर ये अपना पैशन ढूंढो वाली बात, क्या ये उन लोगों के लिए भी उतनी ही प्रैक्टिकल है जिनके पास अपने जुनून को फॉलो करने के लिए ना तो समय है और ना ही पैसा, जो बस महीने के बिल्स भरने में लगे हैं? ये एक बहुत ही वैलिड क्रिटिसिज्म है और इसका जवाब ये नहीं है कि आप कल ही अपनी नौकरी छोड़ दें। तो फिर इसका मतलब है कि आप अपने जुनून और अपनी स्किल्स का वो हिस्सा ढूंढें जिसे आप धीरे धीरे साइड में डेवलप कर सकें। शायद आप अपनी नौकरी के अंदर ही कुछ ऐसा कर सकते हैं जो सिर्फ आप कर सकते हैं। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये विशिष्ट ज्ञान वाली बात तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन सिर्फ ये पता होना कि आप किस चीज में अच्छे हैं काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे असल दुनिया में दौलत में कैसे बदला जाए? मुझे लगता है यहीं पर लंबे समय के लोगों के साथ लंबे समय के खेल खेलो वाला आइडिया काम आता है। हाँ, ये रणनीति का हिस्सा है। इसका मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत को समझना, जो सिर्फ पैसों पर नहीं बल्कि रिश्तों और प्रतिष्ठा पर भी लागू होती है। रिश्तों पर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दिलचस्प है। जब आप भरोसेमंद लोगों के साथ लंबे समय तक काम करते हैं तो विश्वास बनता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी अच्छे मैकेनिक के साथ रिश्ता बनाती हैं। हाँ, सही बात है। एक बार भरोसा बन गया तो आप हर बार कीमत पर बहस नहीं करती। आपको पता है कि काम अच्छा ही होगा। बिजनेस में भी यही होता है। और एक अच्छी रेप्यूटेशन समय के साथ कई गुना ज्यादा मूल्यवान हो जाती है। बिल्कुल। आपकी रेप्यूटेशन आपके लिए वो काम करती है जो आप खुद नहीं कर सकती। वो आपके लिए मौके लाती है, वो आपके लिए दरवाजे खोलती है। शॉर्ट टर्म फायदे के लिए रिश्ते या रेप्यूटेशन खराब करना वो लंबे समय में बहुत महंगा सौदा है। और ये एक और थोड़े डरावने आइडिया से जुड़ता है, जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी लेना, अपने नाम पर जोखिम उठाना। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि समाज आपको इनाम तभी देता है जब आप जोखिम उठाते हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है अपने नाम पर सार्वजनिक रूप से किसी चीज का रिस्क लेना। आप कहते हैं अगर ये सफल हुआ तो क्रेडिट मेरा, अगर यह असफल हुआ तो जिम्मेदारी मेरी। ये सुनने में बहुत हीरोइक लगता है, जैसे पुराने जमाने में जहाज का कप्तान जहाज के साथ डूब जाता था। हाँ। लेकिन आज की स्टार्टअप दुनिया में क्या ये सच नहीं है कि कई फाउंडर्स बड़ी बड़ी असफलताओं के बाद भी आराम से दूसरी कंपनी शुरू कर लेते हैं? क्या सार्वजनिक रूप से असफल होने का डर वाकई उतना बड़ा है? आपका पॉइंट सही है। आजकल समाज, खासकर पश्चिमी समाज, वित्तीय असफलताओं को पहले से ज्यादा आसानी से माफ कर देता है। तो फिर अकाउंटेबिलिटी का क्या फायदा? लेकिन अकाउंटेबिलिटी का असली इनाम असफलता से बचना नहीं बल्कि इक्विटी और लिवरेज हासिल करना है। अच्छा। जब आप अपने नाम पर रिस्क लेते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। आपको हिस्सेदारी यानी इक्विटी मिलती है, आपको ताकत यानी लिवरेज मिलती है। बिना जवाबदेही के आपको सिर्फ सैलरी मिलेगी, इक्विटी नहीं। ओके, तो चलिए अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। हमने विशिष्ट ज्ञान की बात की जिसे लंबे समय के खेल खेलकर और जवाबदेही लेकर इस्तेमाल करना है। ऐसा लगता है कि ये सभी विचार दो मुख्य स्तंभों की ओर ले जाते हैं जिनके बारे में नवल बात करते हैं, इक्विटी और लिवरेज। बिल्कुल सही कहा। इक्विटी यानी किसी बिजनेस में हिस्सेदारी का मालिक होना, वो मंजिल है, यही असली दौलत है। जैसा हमने पहले कहा, ज्यादा सैलरी भी समय के बदले पैसा ही है। इक्विटी एक ऐसा एसेट है जो आपके लिए काम करता है। ओके। किताब में 3 तरह के लिवरेज बताए गए हैं। पहला है श्रम यानी लेबर, दूसरे लोग आपके लिए काम करें, यह हजारों साल से चला आ रहा है। दूसरा है पूंजी, कैपिटल यानी पैसा, पिछली सदी का सबसे शक्तिशाली लिवरेज। हाँ। और तीसरा जो आज के जमाने का सबसे बड़ा गेम चेंजर है, वो है बिना सीमांत लागत वाले उत्पाद, प्रोडक्ट्स विद नो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन। एग्जैक्टली। आसान भाषा में कोड और मीडिया।
जब आप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या एक YouTube वीडियो बनाते हैं तो उसे एक और ग्राहक तक पहुंचाने की लागत लगभग 0 होती है। और मजे की बात यह है कि ये परमिशनलेस लिवरेज है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी की इजाजत नहीं चाहिए। सही। आपको लेबर मैरिज करने के लिए लोगों को हायर नहीं करना या कैपिटल के लिए किसी अमीर निवेशक के पास नहीं जाना। आप आज रात बैठकर कोड की कुछ लाइनें लिख सकते हैं या एक वीडियो बना सकते हैं जो पूरी दुनिया में फैल सकता है। यही आज के जमाने की सबसे बड़ी शक्ति है। और ये तीनों लिवरेज एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। आपको मीडिया बनाने के लिए कैपिटल चाहिए हो सकता है और आपके कोड को स्केल करने के लिए एक टीम यानी लेबर की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन शुरुआत कोई भी कर सकता है। और ये सब इस विचार की ओर ले जाता है कि आपको आपके समय के लिए नहीं बल्कि आपके निर्णय यानी जजमेंट के लिए भुगतान किया जाए। एग्जैक्टली। जब आपके पास लिवरेज होता है, चाहे वो कैपिटल हो, कोड हो या मीडिया, तो आपके एक सही निर्णय का असर 1000 गुना बढ़ सकता है। वॉरेन बफे इसका परफेक्ट उदाहरण है। उन्हें घंटों काम करने के लिए भुगतान नहीं मिलता, उन्हें उनके सही फैसले लेने की क्षमता के लिए मिलता है। सही। उनकी रेपुटेशन और उनका जजमेंट ही उनका सबसे बड़ा लिवरेज है। जब वो कोई फैसला लेते हैं तो अरबों डॉलर का कैपिटल उनके पीछे लग जाता है। तो आज हमने एक पूरा नक्शा तैयार किया। हमने दौलत को सिर्फ पैसे के रूप में नहीं बल्कि आज़ादी और मालिकाना हक के रूप में फिर से परिभाषित किया। हमने देखा कि खजाने का रास्ता विशिष्ट ज्ञान और प्रामाणिकता से शुरू होता है, और फिर हमने उस रास्ते पर चलने की रणनीति को समझा। लंबे समय का खेल खेलना और जवाबदेही लेना। बिल्कुल। ताकि हम इक्विटी और लिवरेज जैसे शक्तिशाली औजार हासिल कर सकें। और अंत में मंजिल है अपने जजमेंट के लिए भुगतान पाना, जहां आपके फैसलों का असर कई गुना बढ़ जाता है। अंत में सोचने के लिए एक विचार। हमने दौलत बनाने के लिए जो पूरा फ्रेमवर्क डिस्कस किया वो एक सिस्टम है, एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। हाँ। नवल का तर्क है कि खुशी भी ठीक वैसी ही है, एक स्किल जिसे बनाया जा सकता है। किताब के कई अध्याय इसी पर है, जैसे आदतें बनाना या ये विचार कि हर इच्छा एक चुना हुआ दुख है। जिसका मतलब है कि जब भी हम कुछ चाहते हैं हम अपने मन में एक कमी पैदा करते हैं जो हमें बेचैन करती है। तो सोचने वाला सवाल ये है, अगर दौलत दूसरों के साथ कंपटीशन से बचकर एस्केपिंग कंपटीशन मिलती है तो क्या खुशी खुद के साथ कंपटीशन से बचकर मिलती है? अपने ही इच्छाओं, अपनी ही उम्मीदों के खेल से बाहर निकलकर? शायद असली लंबा खेल यही है।